जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हम हिमालय का अध्ययन कर रहे थे और आपको यहाँ पर बता दें, हिमालय के इस क्लासिफिकेशन या इस अध्ययन के अंतर्गत अब तक के लेक्चर में हमने ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय का विधिवत अध्ययन किया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में हम लघु हिमालय और शिवालिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इसकी एक समझ विकसित हो जाए और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण और अहम हमारे तथ्य हैं वो आप तक पहुंच जाएं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है और आप उस पर क्लिक करके उन वीडियो लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इससे प्रारंभ करें। बात की शुरुआत जब यहाँ पर की जाए लघु हिमालय के साथ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है कि हम ये समझें कि इसका नाम लघु क्यों है। इसके अलावा इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो आपको बता दें इसके अन्य नाम हैं लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल या निम्न हिमालय या लेसर हिमालय। तो बात जब की जाए कि आखिर इसका नाम लघु हिमालय या मध्य हिमालय या लेसर हिमालय क्यों है, तो उसका सर्वप्रमुख कारण है दोस्तों, क्योंकि यह वृहत हिमालय की तरह सर्वोच्च नहीं है। अर्थात दोस्तों, जहां हमने देखा था कि वृहत हिमालय एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में था, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला हिमालय का मुख्य जो भाग है उसमें वृहत हिमालय हमें देखने मिलता है, जो एक क्रमबद्ध है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। यदि बात की जाए तो इस एरिया में हमने देखा था कि नंगा पर्वत है और यहाँ पर नामचा बर्वा। इस नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्वा तक एक पूरी श्रृंखला के रूप में श्रेणीबद्ध है वृहत हिमालय। और इस वृहत हिमालय से यदि तुलना करें दोस्तों इस लघु हिमालय की, तो आप पाएंगे चाहे औसत ऊंचाई की बात हो, चाहे श्रेणी की एक क्रमबद्धता की बात हो, कहीं ना कहीं बाकी जो पार्ट्स हैं या बाकी जो सीरीज हैं, श्रृंखलाएं हैं, वो इसकी तुलना में कमतर हैं। यही कारण है कि हमने इसे लघु हिमालय नाम दिया या निम्न हिमालय नाम दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां वृहत हिमालय एक क्रमबद्ध रूप में हमें नजर आता है, वहां हमें लघु हिमालय एक श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध रूप में नजर नहीं आता है, बल्कि यह हमें खंडित नजर आता है। अर्थात दोस्तों ब्रेक नजर आता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस मैप में हमने जो रेड कलर से प्रदर्शित किया हुआ है ये वृहत हिमालय है, और इसके बाद जो आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं दोस्तों ये है लघु हिमालय। इसके बाद जो आप ये ब्लैक कलर से देख पा रहे हैं ये आपका शिवालिक हिमालय है। तो रेड जो है वो ग्रेटर हिमालय है, इसके बाद लेसर हिमालय। तो आपने यहाँ पर पाया कि भाई इसका नामकरण जो है वो क्या क्या है, अन्य नाम क्या है, ये आपको मिले। इसके बाद बात की जाए इसका विस्तार कैसा है, इसका निर्माण कब हुआ, तो निर्माण से जुड़े हुए पहलुओं में हमने पहले के लेक्चर में चर्चा की हुई है कि इयोसीन में कौन था, ओलिगोसीन में कौन था, मायोसीन में कौन है, प्लायोसीन में कौन है, हमने सभी चीजें पढ़ी हुई हैं। इसके बाद बात की जाए अभी फिलहाल तो लघु की, तो लघु है दोस्तों मायोसीन कल्प में। मायोसीन कल्प दोस्तों सीनोजोइक एरा का एक कल्प है, और ये एरा क्या होते हैं, महाकल्प क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम विश्व भूगोल में करेंगे ही करेंगे। अभी फिलहाल यदि हम बात करें तो आप इसे समझ सकते हैं कि भाई एक काल है, एक समय है जिस समय पर इसका उत्पन्न हुआ है, उस टाइम पीरियड पे। तो आप इसे याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए मायोसीन। और इसके बाद आगे बात की जाए अब कि आखिर इस लघु हिमालय का विस्तार कैसा है, इसकी अवस्थिति कैसी है, तो आपको यहां पर बता दें कि इसकी अवस्थिति से जुड़े हुए पहलुओं में इंपॉर्टेंट है, यह महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसे। देखिए बोर्ड में जगह की कमी रहती है, इस कारण से इसमें ज़्यादातर फैक्ट तो हम नहीं इंक्लूड कर पाते हैं, पर हाँ आप इसे नोट करते चले जाइए। मैं यहाँ बताते चला जा रहा हूँ कि भाई पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये महान हिमालय के दक्षिण में है। पॉइंट नंबर 2 जास्कर के उत्तर में है, या कह सकते हैं कि लघु हिमालय महान हिमालय और जास्कर की श्रृंखलाओं के मध्य विस्तृत है या अवस्थित है। एक पॉइंट ये आपका हो गया। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा दोस्तों वो ये कि ये महान हिमालय के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। आप देखेंगे महान हिमालय के समानांतर है, और यहाँ पे आप पाएंगे कि महान हिमालय का अस्तित्व तो अरुणाचल प्रदेश तक हमें देखने मिलता है, उसके बाद भी हमें देखने मिलता है। पर बात की जाए जब लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय दोस्तों आगे जा करके नेपाल के बाद वाले एरिया में यानी अधिकतम सिक्किम तक आपको देखने मिलेगा। इसके बाद ये मर्ज होता हुआ नजर आएगा। और शिवालिक का भी सेम यही है कि जैसे ही पूर्व की ओर आप जाएंगे इसका अस्तित्व जो है वो समाप्त होते नजर आएगा, या छुटपुट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक क्रमबद्ध रूप में वहां पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट
इसकी लंबाई की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसकी कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर और जबकि चौड़ाई की बात करें तो 80 से 100 किलोमीटर नजर आती है। यानी कि दोस्तों जो लंबाई है वो आपको पूरी नजर आ रही है वृहत हिमालय के ही तरह 2400 किलोमीटर की रेंज पर जब चौड़ाई की हम बात करते हैं तो चौड़ाई इसकी भिन्न भिन्न है। कहने का तात्पर्य यह है कि पश्चिम के एरिया में ज्यादा चौड़ा नजर आता है जबकि पूर्व की ओर में कम चौड़ाई नजर आ रही है। और ये चौड़ाई कितनी है तो ये 80 से 100 है। हालांकि कुछ पुस्तकें इसे 60 से 80 भी कहती हैं, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। आगे बात की जाए इसके एवरेज हाइट की दोस्तों तो देखिए एवरेज हाइट इसकी है 3700 से 4500 मीटर। यानी कि दोस्तों इसकी जो एक औसत ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो वो हमें 4500 मीटर देखने मिलती है। जहां वृहत हिमालय की यदि हम बात करें दोस्तों तो वो 6100 देखने मिली थी। ये बताता है कि वृहत हिमालय ही सर्वोच्च हिमालय क्यों है। अच्छा, इसके अलावा यहां से एक पॉइंट आप और लिंक कर सकते हैं। देखिए भूगोल का तो भाई काम ही है आपके कितना आप कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। देखिए जैसे ही आपने देखा कि इसकी जो एवरेज हाइट है वो आपकी कितनी है 4500 मीटर तक ही है, मतलब सीधी सी बात स्पष्ट होती है कि इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर का अभाव होगा। मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर नहीं देखने मिलेंगे। कितने ऊंचे, जैसे आपको वृहत हिमालय में देखने मिले थे। आगे अब बात की जाए दोस्तों इससे जुड़े हुए निर्माण के क्वेश्चन की कि आखिर इसके निर्माण के क्रम की, तो आपको बता दें अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित प्री कैम्ब्रियन एवं पैलियोजोइक चट्टानों से निर्मित है हमारा लघु हिमालय। तो यहाँ पर दोस्तों आपने निर्माण से जुड़े हुए क्वेश्चन में देखा कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं तो मुख्यतः यहाँ पर आपको स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट देखने मिलता है। हालांकि इसके अलावा क्वार्ट्ज के अलावा भी और भी आपको यहाँ पर धातुएं देखने मिलेंगी, पर ये प्रचुरता में देखने मिलती हैं। बात की जाए दोस्तों अब यहाँ आगे इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो आपको बता दें कि ये जो आपका लघु हिमालय है ये चूंकि 5 सीरीज में है या 5 अलग अलग उसमें टूटा हुआ है, तो आप पाएंगे दोस्तों ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम हैं और ये कौन कौन से नाम हैं हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो इसके मुख्य तौर पर जो 5 अंश हैं वो हैं JNK वाले क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी, यानी कि पहली वाली जो श्रेणी है वो पीर पंजाल है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें दोस्तों तो वो है हमारा धौलाधर श्रेणी। नेक्स्ट हम बात करें तो हमें यूके में यानी उत्तराखंड वाले ब्लॉक में दोस्तों 2 देखने मिलती हैं। आप एटलस भी ओपन कर सकते हैं तो वहां पे आपको 2 देखने मिलेंगी। एक है मसूरी और इसके बाद पूर्व की ओर में नागटेवा, और पूर्व में आप जाते हैं तो नेपाल में आपको महाभारत श्रेणी देखने मिलती है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम में आप जाएंगे तो सिक्किम में आपको दार्जिलिंग श्रेणी के रूप में या दार्जिलिंग पहाड़ियों के रूप में आपके इस लघु हिमालय का अस्तित्व नजर आता है। तो यहां तक आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद और महत्वपूर्ण यदि पहलुओं की हम बात करें दोस्तों तो जो पीर पंजाल श्रेणी है, इस पीर पंजाल श्रेणी के विषय में आपको बता दें ये सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है इन 5 श्रेणियों में। और अगला जो बिंदु है वो ये है कि इस पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर अवस्थित है जबकि दक्षिण में जम्मू है। जम्मू दोस्तों वही क्षेत्र है वो वैष्णो माता जो दर्शन करने हम जाते हैं, और वो कहाँ पर है दोस्तों तो वो आपका पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी हम कह सकते हैं। इसके अलावा धौलाधर की हम बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो है वो धौलाधर पर अवस्थित है। मसूरी हम सभी जानते हैं IAS ट्रेनिंग सेंटर, और यदि हम बात करें दोस्तों मसूरी की तो मसूरी किस श्रेणी पर है तो वो मसूरी श्रेणी पर है। इसके बाद नेक्स्ट है, हालांकि इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे। अभी तो हमने एक रूपरेखा यहाँ पर देखी। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों इसके जलवायु से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसकी जलवायु कैसी है, तो इसकी जलवायु दोस्तों शीतोष्ण, यह शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। यानी कि हिमालय के विषय में जब आपको लिखने को होगा तो आप वहां पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि यह कैसी जलवायु वाला, यह शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। अब देखिए शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि पर्यटक प्लेस भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा हिल स्टेशन भी बहुत सारे देखने मिलेंगे, और हम देखेंगे अभी आगे हम देखेंगे। देखिए मसूरी हमें देखने मिला। इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश की दोस्तों तो आपको वहां पर शिमला देखने मिल रहा है, कुल्लू, मनाली, ये सभी आपको देखने मिल रहे हैं। ये सब जितने पर्यटक प्लेस हैं ये आखिर हैं कहां पर, ये सब हमें इसी लघु हिमालय में ही देखने मिल रहे हैं। आगे आपको बता दें इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में इसकी वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसकी वनस्पति कैसी है इस क्षेत्र की, तो दोस्तों यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उष्ण और शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं, यानी कि चीड़, देवदार इत्यादि वन भी पाए जाते हैं। इनकी चर्चा भी हम करेंगे। देखिए वनस्पति जब हम अध्ययन करेंगे तो उसका भी जिक्र होगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है समशीतोष्ण जलवायु है, और समशीतोष्ण जलवायु के साथ साथ में इसके ढाल की यदि हम देखें बात करें दोस्तों तो इसका ढाल हमें देखने मिलता है उत्तर की ओर मंद है और दक्षिण की ओर तीव्र है। अब आपने ढाल भी देख लिया और साथ में यहाँ के ढाल के साथ में आपने जलवायु देखी कि कैसी है, समशीतोष्ण है। तो ये जलवायु और ढाल यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान के लिए एक अच्छा
एटमॉस्फेयर देते हैं। और वहां पर आप पाएंगे कि वहां समशीतोष्ण घास के मैदान देखने मिलते हैं, जो कि चारागाह के रूप में भी देखने मिलते हैं दोस्तों। मतलब ये चारागाह को विकसित करते हैं यहाँ पर। तो इनसे जुड़े हुए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें मुख्य तौर पर इन घास के मैदानों को दोस्तों JNK में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जबकि यूके में इन्हें बुग्याल और पयाल या पगाल नाम से जाना जाता है। इसके विषय में आपको बता दें कि सीधा प्रश्न ऐसा ही होगा कि बुग्याल क्या है, तो आपको बताना होगा भाई बुग्याल क्या है। तो यहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान है। इसके अलावा मर्ग की यदि हम बात करें दोस्तों, तो JNK वाले क्षेत्र में गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग पाए जाते हैं। ये दोस्तों ये प्लेस भी है, और प्लेस के अलावा ये है क्या, तो ये शीतोष्ण घास के मैदान भी हैं। तो मोटे तौर पर यदि अब हम बात करें दोस्तों लघु हिमालय से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की, तो हमने यहाँ पर पाया कि भाई ये जो एरिया है चूंकि समशीतोष्ण है, तो मतलब ये है कि ये हिल स्टेशन वाला एरिया भी है, घूमने फिरने वाला एरिया है। और आप पाएंगे कि हिमालय के या इस क्षेत्र के जितने पहाड़ी पर्यटक प्लेस हैं वो मुख्य तौर पर लघु हिमालय में ही हमें देखने मिलते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय तो बात ही अलग हो गई, वो तो वृहत हिमालय के भी पार हो गया। और वृहत हिमालय इतना वृहत है कि वो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। अब भाई कोई चीज वर्ष भर हिमाच्छादित होगी, वहां हिम होगा, तो वहां घूमेंगे फिरेंगे कैसे? तो वो तो हमारे लिए मान करके चलिए कि अब उतना काम का रह नहीं गया। बचता है हमारा लघु हिमालय, क्योंकि लघु हिमालय में देखने मिलता है कि वर्ष भर बर्फ नहीं रहती, लगभग 3-4 महीने बर्फ रहती है। फिर ये बर्फ जब हटती है दोस्तों, तो इन्हीं जगहों पर कंडीशन ऐसी हुई कि आपके समशीतोष्ण घास के मैदान देखने मिलते हैं। और बहुत बढ़िया प्लेसेस हैं ये सारे के सारे जो हैं स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक प्लेस हैं। और यही कारण है कि इस जगह पर सबसे ज्यादा पर्यटन आपको देखने मिलेगा। तो यहां से हमें 2 फैक्ट और निकल करके आते हैं जो हमें मिलते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। पहला कि स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक प्लेस यहां पर मिलते हैं, और दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों का या पहाड़ी पर्यटक प्लेस यहां पर आपको अधिक मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहां पर बता दें कि जो लघु हिमालय है ये वृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में कुछ घाटियों का निर्माण करता है, जबकि यहां पर कुछ अन्य घाटियां भी पाई जाती हैं दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो वास्तव में इसका कारण कुछ ये है कि आप जब देखते हैं इसे तो आप पाते हैं कि भाई इसमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जैसे हमने कहा कि ये कौन सा हिमालय, हमारा ये हिमालय है ट्रांस हिमालय के बाद का क्षेत्र यानी वृहत हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय वाला जोन दोस्तों। और फिर इसके बाद यहां हम बात करें तो लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो आप बीच में पाते हैं कि भाई घाटियां हैं, तो इन घाटियों से भी प्रश्न बनते हैं, इनकी भी अभी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम बात करें और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप इसमें जब लिखेंगे या फैक्ट के रूप में आप इसमें देखें या आंसर राइटिंग के तौर पर देखें, तो आप लिख सकते हैं कि कौन सा हिमालय किससे किस जोन या किस फॉल्ट के द्वारा पृथक होता है, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इसकी चर्चा की हुई है। हालांकि एक बार ऐसे और आप देख सकते हैं, ये है हमारा दोस्तों ग्रेटर हिमालय, और इसके बाद है हमारा लेसर हिमालय, और इसके बाद है शिवालिक। आगे क्या है, तो आगे है दोस्तों ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय अलग होते हैं ITSZ के द्वारा, ITSZ यानी कि इंडियन सांगपो सचर जोन। तो एक्चुअल में सचर जोन यहां पर आपको देखने मिलेगा। इसके बाद बात की जाए दोस्तों ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय किससे अलग होते हैं, तो ये आपको देखने मिलेंगे MCT के द्वारा, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसके बाद लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको देखने मिलेगा MBT यानी कि मैन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। तो ये आपके 3 जो है यहां से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। MCT यानी कि आपका मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसके बाद बात की जाए तो MBF यानी कि मैन बाउंड्री फॉल्ट। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वृहत हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। ऑप्शन पे यही रहेंगे, सचर जोन रहेगा, मैन सेंट्रल थ्रस्ट रहेगा, मैन बाउंड्री फॉल्ट रहेगा, और एक आध कुछ और रख दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे आप याद रख सकते हैं। देखिए याद रखना बहुत आसान है, इसमें आपका सेंट्रल शब्द मिल रहा है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, तो बीचों बीच में यानी कि सेंट्रल हो गया। और इसके बाद ग्रेटर हिमालय के पार साइड में कौन है दोस्तों, सचर जोन है, और इस साइड में कौन होगा, सबसे लास्ट है, तो ये आपका बाउंड्री फॉल्ट कहलाएगा। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों मोटे तौर पर लघु हिमालय के बारे में। और अब हम बात करते हैं इस लघु हिमालय की श्रृंखलाओं के बारे में, यानी कि पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत और दार्जिलिंग के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो अहम है वो है आपका पहले नंबर वाला, यानी कि सबसे पश्चिमी, वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी के विषय में आप नोट कर सकते हैं कुछ तथ्यों को यहाँ पर, हालांकि हम इनकी चर्चा बाद में भी करेंगे, पर आप अभी यदि नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और एटलस के साथ में देखिए सबसे पहले हम बात करें पीर पंजाल श्रेणी की दोस्तों, तो पहला तो फैक्ट ये होगा कि ये है कहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं कि लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी, यानी कि लघु हिमालय का जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है वो पीर पंजाल श्रेणी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहां पर है, तो आपका जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उसके दक्षिण में जो JNK केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य तौर पर अवस्थित है पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा कि पीर पंजाल के उत्तर में आपको श्रीनगर देखने मिलता है, आप एटलस में भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में ही आपको वूलर झील देखने मिलती है,
इसके अलावा पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में आपको जम्मू मिला, और यदि हम बात करें दोस्तों तो यहीं पर आपको देखने मिलेगा गुलमर्ग वगैरह देखने मिल जाता है, तो ये सब भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा प्रमुख है। इसके अलावा बनिहाल दर्रे पर ही आपको देखने मिलेगा जवाहर सुरंग, बनिहाल सुरंग या अटल सुरंग भी इसी एरिया में देखने मिलती है। हालांकि इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर आप लिख सकते हैं कि इसी श्रेणी में ही आपको अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, बनिहाल सुरंग ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। इसके अलावा बात की जाए दर्रों की दोस्तों, तो पीर पंजाल और बनिहाल यहाँ पर प्रमुख दर्रे हैं। हालांकि हम इनकी चर्चा बाद में भी करेंगे, अपने दर्रे वाले अध्याय में करेंगे। और क्या महत्वपूर्ण है, तो ये देखिए यहाँ से नदियां भी महत्वपूर्ण है। अब देखें, ये अब आपके नोट्स बनाने के तरीके आपके हाथ में है। आप चाहे जितना अच्छा उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पर, वो सब आपके हाथ में है। आपने यहाँ से अभी किसे समझा, आपने अभी पर्वत श्रेणी को समझा। अब आप कुछ लाइनों की जगह वहां पे छोड़ के चलिए। अब आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे दर्रों को, तो दर्रों को भी यहाँ पे क्रमबद्ध करने की कोशिश करें। प्रयास कीजिए जब नदियों का अध्ययन करें तो नदियों को भी साथ में लाएं। मतलब मेरे कहने का ये है कि देखिए, बारी बारी से एक साथ तो सब कुछ नहीं खा सकते हम, है ना। वो बहुत मिसमैच हो जाएंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच हो जाएगा वहाँ पे। तो आपको क्या काम करना है, आपको एक एक से अलग अलग पढ़ना है और फिर सबको एक साथ लाने का, एक ही पटल पे लाने का प्रयास करना है। बहरहाल यहाँ के विषय में आपको बता दें, यहाँ पे झेलम मिल जाएगी, किशनगंगा मिल जाएगी, इसके अलावा चिनाव वगैरह भी इसी श्रेणी में आपको देखने मिल जाएगी। तो ये 3 नदियां आपको पीर पंजाल श्रेणी में मिलती हैं। फिर बात की जाए सेकंड है धौलाधर श्रेणी। देखिए जेएनके के बाद यदि हम देखें आगे, जैसे ही आप बढ़ेंगे इस लेसर हिमालय में, इस लघु हिमालय में, तो आपको इस दक्षिण पूर्व दिशा की ओर में एक श्रेणी दिखेगी धौलाधर, जो कि कहां पर है दोस्तों, जो कि मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर श्रेणी के विषय में जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसी धौलाधर श्रेणी में ही अवस्थित है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। प्रश्न पूछा जाता है शिमला कहां पर है, धौलाधर श्रेणी में है, सीधा प्रश्न बनेगा। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, यहां पर अन्य महत्वपूर्ण प्लेस हैं, जैसे कांगड़ा है, धर्मशाला है, मनाली है, इसके अलावा कुल्लू है, कुल्लू मनाली यहीं पर है दोस्तों। डलहौजी भी आपको यहीं पर देखने मिल जाएगी। गोविंद सागर झील इसी श्रेणी के निकट अवस्थित है। तो ये सारे प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रावी नदी है, वो रावी नदी इसे 2 भागों में बांटती है। इस मतलब कह सकते हैं कि इस श्रेणी को कौन सी नदी काटती है, कौन सी रिवर इसके निकट है, तो वो रिवर है दोस्तों रावी नदी। नेक्स्ट पॉइंट, इस संपूर्ण लघु हिमालय को हम हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में हिमाचल श्रेणी संपूर्ण नहीं है। हिमाचल श्रेणी दोस्तों पर्टिकुलर इस हिमाचल प्रदेश में इसके विस्तार के चलते इसका नाम हिमाचल श्रेणी किया गया है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो हिमाचल में, यानी कि ये जो धौलाधर है इसे ही हम हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यूके में उत्तराखंड वाले ब्लॉक में आपको मसूरी देखने मिल रहा है। तो आप एटलस में भी देख सकते हैं, आपको मसूरी देखने मिला, और मसूरी से जस्ट आगे की ओर में जब आप जाएंगे तो आपको नागटिवा देखने मिलता है, और उसके भी पूर्व में जब आप जाएंगे तो आपको महाभारत देखने मिलता है। तो ये सीधे प्रश्न हो सकते हैं कि भाई लघु हिमालय को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जा रहा है, लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जा रहा है, लघु हिमालय को सिक्किम में किस नाम से जाना जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप नोट करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। बात की जाए दोस्तों उत्तराखंड में इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो मसूरी में ही आप पाएंगे कि मसूरी श्रेणी के अंतर्गत ही आपको देहरादून देखने मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये मसूरी श्रेणी ही सतलज और गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। और यदि हम बात करें तो लघु हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी भी आपको इसी क्षेत्र में देखने मिलती है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, लघु हिमालय की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों नंदा देवी। नंदा देवी की कुल हाइट की बात की जाए तो 7816 मीटर इसकी कुल लेंथ है, जो कि लघु हिमालय का सर्वोच्च शिखर और उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है। ये पहला शिखर है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर यही है, साथ ही लघु हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो कई दफा ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मुख्य जो जानकारी है दोस्तों वो कंप्लीट होती है। और अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए घाटियों के प्रश्न की, कि कैसे कैसे प्रश्न घाटी से संबंधित यहाँ पर बनते हैं। ये बात की जाए दोस्तों घाटियों की, तो आपको बता दें वृहत हिमालय और मध्य हिमालय एवं मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ घाटियों का विकास हुआ है। वास्तव में दोस्तों घाटी क्या होती है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 2 पर्वतों के मध्य जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है दोस्तों, वो घाटी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम बात करें, मान लीजिए कि ये एक पर्वत है, इसके बाद ये दूसरा पर्वत है, इसके बाद ये पर्वत है। तो जो दोस्तों ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर, ये आपका और भी चौड़ा एरिया होता है। ये आपका एरिया कहलाता है दोस्तों आपका घाटी वाला एरिया। 2 पर्वतों के मध्य का, अगर मैं कहूँ ये पर्वत है दोस्तों, तो इस पर्वत के बीच में जो एरिया फैला हुआ है, समतल है, सपाट है, संप्राय है, ये मैदान कहलाते हैं। तो इन मैदानों में कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है, इन्हीं 2 पर्वतों के मध्य। इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यही कारण है कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कांगड़ा घाटी किस किस के मध्य है, ऑप्शन पे होगा वृहत हिमालय, धौलाधर, मध्य हिमालय, शिवालिक, ऐसे करके ऑप्शन आपके होंगे। तो आपको इनका
अध्ययन करना ही होता है। इन्हें हम देख लेते हैं एक नज़र। सबसे पहले तो बात की जाए ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। देखिए, पीर पंजाल का मतलब है लेसर हिमालय, तो वृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य या वृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी है दोस्तों। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? तो ये JNK में है, मतलब इस वाले क्षेत्र में दोस्तों जो घाटी है उसे हम कहेंगे कश्मीर घाटी। नेक्स्ट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये पूर्व में क्या थी दोस्तों? तो ये घाटी झील थी एक, और झील थी, यहाँ पर करेवा निक्षेपण हुआ दोस्तों, करेवा निक्षेप पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये करेवा बहुत फेमस है यहाँ पर दोस्तों जाफरान की खेती के लिए। जाफरान मतलब दोस्तों केसर की खेती के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर सेब और बादाम की भी खेती देखने मिलती है। नेक्स्ट आगे यदि हम बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है लघु हिमालय की दूसरी सीरीज है यहाँ पर आपका धौलाधर श्रेणी दोस्तों। धौलाधर श्रेणी के विषय में देखिए, ग्रेटर हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में जो घाटी है दोस्तों वो मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश वाले ब्लॉक में है, चूंकि HP यानी हिमाचल प्रदेश में ही तो है धौलाधर श्रेणी का विस्तार। तो अब अगर हम इस जोन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्य तौर पर ग्रेटर हिमालय और धौलाधर के मध्य में हमें देखने मिलती है कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल स्पीति घाटी। प्रश्न पूछ लिया जाएगा लाहुल स्पीति घाटी किस किस के मध्य है या कहां पर है? तो ये HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि कांगड़ा घाटी बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यह एक नमन घाटी है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नमन घाटी है? नमन मतलब दोस्तों स्ट्राइक वैली है। इसके अलावा कुल्लू घाटी जो है दोस्तों ये अनुप्रस्थ घाटी है, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वैली। तो देखिए अनुप्रस्थ घाटी क्या होती है तो आपको बता दें, नदी या एक ऐसी घाटी दोस्तों। देखिए घाटी जो है ये बनी कैसे? ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों दो पर्वतों के मध्य हो सकती हैं, या दर्रे हो गए या बाकी चीज़ें। इन्हें बनाने वाले कोई मानव नहीं है, इंसान ने नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत ही बनी हुई हैं। अब देखिए ये जो घाटी है ये वास्तव में ये पर्वतमाला को समकोण पर काट रही होती है, यानी कि जो एंगल वहाँ पर बनता है दोस्तों वो 90 डिग्री का आपको बनता हुआ प्रतीत होगा इस घाटी और इस पर्वतमाला के मध्य। तो ऐसी स्थिति वाली जो भी घाटियाँ होती हैं वो कहलाती हैं अनुप्रस्थ घाटी। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि कुल्लू घाटी कैसी है दोस्तों? अनुप्रस्थ घाटी है। नेक्स्ट ग्रेटर हिमालय और महाभारत के बीच में, महाभारत का मतलब है दोस्तों महाभारत श्रेणी कहां पर है? तो ये हमें देखने मिलती है महाभारत श्रेणी नेपाल में। तो ग्रेटर हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि बीच में नहीं है दोस्तों, यहां पर है, पर यहां पर दून और द्वार पाए जाते हैं जो कि मुख्य तौर पर लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, मतलब इस वाले जोन पे है। या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ दून द्वार यहां पर उपस्थित हैं। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न कई दफा बनते हैं, मतलब घाटी यहां पर भी है पर वो दून और द्वार के रूप में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए JNK में हमने देखा था जो हमें शीतोष्ण घास के मैदान दिखे थे, गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल प्याल, तो वैसा ही यहाँ पर दून और द्वार है जो घाटी भी है, जो वहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान भी हैं। नेक्स्ट नेपाल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेपाल में महाभारत श्रेणी है और महाभारत श्रेणी और ग्रेटर हिमालय के बीच में यानी कि नेपाल में एक घाटी है जिसे हम काठमांडू घाटी कहते हैं। तो देखिए ये तो बात हुई मोटे तौर पर इन घाटियों की। अब आपको यहाँ पर बता दें इनसे प्रश्न बन सकते हैं पूर्व से पश्चिम का क्रम और पश्चिम से पूर्व का क्रम। देखिए जल्दबाजी में आप इसे गलत मत कीजिएगा, इसे आप व्यवस्थित तौर पर नोट कर लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। और देखें जब आप इसका बारंबार रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में कौन है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में कौन है। जैसे इन सभी घाटियों में देखा जाए तो सबसे पूर्वी घाटी कौन सी होगी? सबसे पूर्वी घाटी है दोस्तों काठमांडू घाटी। सबसे पश्चिमी घाटी कौन सी होगी? सबसे पश्चिमी घाटी होगी कश्मीर घाटी। तो आपको इसको कुछ इस हिसाब से भी मैनेज करना है, अभी आपकी नैतिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, इसमें और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, चूंकि हमने लगभग लघु हिमालय से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब कवर कर लिए हैं यहाँ पर। बहरहाल यदि हम बात करें कि और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसी कड़ी में, तो देखिए यहाँ पर आपका कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक जो प्लेस हैं या पर्वतीय क्षेत्र में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि JNK वाला जो ब्लॉक है यानी पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में हमें श्रीनगर मिला था दोस्तों, दक्षिण में जम्मू मिला था। इसके अलावा हम बात करें तो वहाँ पर उसी कश्मीर घाटी भी है, जैसा कि हमने देखा ये कश्मीर वैली। इस कश्मीर वैली में दोस्तों वूलर झील भी है, डल झील भी है। इसके अलावा हमने दर्रे भी देखे, नदियाँ भी देखी। अब हम बात करते हैं HP यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों शिमला, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला, ये 4 नाम आप नोट कर लीजिए और एटलस में इन्हें जरूर देखें। एटलस में आप ओपन कीजिए और एटलस में आप जरूर देखिए कि कहाँ पर है ये शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला और कौन सी वहाँ पर श्रेणी है। नेक्स्ट दोस्तों UK की हम बात करते हैं, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हमें मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंडसर देखने मिलता है। तो इनसे भी जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें नोट कीजिए और इनका निरंतर अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु हिमालय से जुड़े हुए सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आप इस पे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, इतने तथ्य हैं यहाँ पर।
और सभी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर बता दें, एक जो पॉइंट है वो छूट रहा था, वो ये कि भाई सिक्किम वाले ब्लॉक में एक और घाटी है जिसे हम चुम्बी घाटी के नाम से जानते हैं। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, चुम्बी घाटी। तो चुम्बी घाटी किस किस के मध्य है? तो ये आपका वृहत हिमालय और लघु हिमालय यानी कि ग्रेटर और लेसर के मध्य, और कहाँ पर है? ये सिक्किम में। नोट कर लीजिएगा आप इस वाले ब्लॉक में दोस्तों, यहाँ पर आपको कौन सी घाटी मिलेगी? वो है चुम्बी घाटी। हालांकि हम घाटियों का एक चैप्टर अलग से लाएंगे, एक वीडियो, उसमें पूरे भारत की घाटियों को कवर करेंगे। बहरहाल ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। और इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं अपने शिवालिक की। आगे अब हम बात करते हैं दोस्तों शिवालिक श्रेणी की। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपने पहले भी समझा, जो ब्लैक कलर की ये रेखा थी, ये थी शिवालिक श्रेणी। शिवालिक के विषय में दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इसका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो कोशी नदी तक ही देखने मिलता है। यानी कि पश्चिम में जब आप इसे देखते हैं शिवालिक को, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब आप जाते हैं तो आपको नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी तक ही इसका स्वतंत्र अस्तित्व देखने मिलता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि कोसी नदी तक इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि आगे चल करके ये क्या होता है, तो ये भी लघु हिमालय में और वृहत हिमालय में मर्ज होता हुआ नजर आता है। अगला जो इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों शिवालिक को लेकर के, वो ये कि इसे हम उप हिमालय भी कहते हैं या नवीन हिमालय भी कहते हैं, नवीनतम भी कहते हैं। उसका कारण ये है दोस्तों कि ये सबसे रिसेंट का है, सबसे नवीन है। यानी कि हिमालय की इस उत्पत्ति के क्रम में जो सबसे नवीनतम है वो शिवालिक है। सबसे पहले ग्रेटर, फिर लेसर, और फिर उसके बाद शिवालिक का उठाव हुआ, ऊपर की ओर उत्थान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसके क्षेत्र विस्तार को लेकर के यदि हम करें तो आपको बता दें कि इसकी जो लेंथ है वो तो देखिए पूरे हिमालय की ही 2400 से 2500 ही मानी जाती है। इसकी चौड़ाई की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में इसकी चौड़ाई है, इसका विस्तार है। आगे बात की जाए इसकी अवस्थिति की, तो इसकी अवस्थिति में आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो ये कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में या उत्तरी भारतीय मैदान के उत्तर में एवं लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं शिवालिक। शिवालिक में जो अहम पहलू है दोस्तों वो ये कि शिवालिक का जो शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं, तो आप इसे शिव की जटाएं भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर शिवालिक से जुड़े हुए अहम मुद्दों में इसके निर्माण के बारे में, तो आप नोट कीजिएगा, ये निर्माण इसका हिमालय की नदियों के असंपीड़ित अवसादों से हुआ है। देखिए होता क्या है, अब हिमालय वगैरह उत्थान ले चुके हैं, अब जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठा है उससे भी कुछ नदियां निकलनी प्रारंभ हो चुकी हैं और कुछ नदियां पूर्ववर्ती हैं। इन नदियों ने लगातार हिमालय की इन नवीनतम श्रृंखलाओं को काटा और इनसे जो भी मलबा निकला वो आगे की ओर अपने साथ बहा करके ले गए। अब जब बहा करके ले गए, बीच में जो बचा हुआ हल्का सा आपका टेथिस भूषणती थी उसे भी इन्होंने पाटना स्टार्ट किया। अब जब उसमें मलबा जाते चला गया तो फिर जो जन्म लेता है दोस्तों, जो आकार लेता है वो होता है आपका शिवालिक। शिवालिक में मुख्यतः आपको बजरी और जलोढ़ मृदा की मोटी परत देखने मिलती है। और दोस्तों ये कैसा है, तो ये पूरी की पूरी मुलायम चट्टानें हैं। इसके अलावा शिवालिक है कैसी श्रेणी दोस्तों, तो नवीनतम, ये तो हम बार बार जिक्र कर ही रहे हैं, और बाह्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। देखिए आंतरिक हिमालय और बाह्य हिमालय के विषय में आपको बता दें कि आंतरिक हिमालय कौन था, वृहद हिमालय था, और बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय किसे कह रहे हैं दोस्तों, हम कहते हैं शिवालिक को। शिवालिक को ही हम मैनाक नाम से भी जानते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लघु हिमालय से जो शिवालिक है ये MBF यानी कि मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा पृथक होता है। अभी हमने इसे समझा हुआ है कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है ये ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा, फिर ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय किससे अलग होते हैं दोस्तों, तो ये मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा होते हैं, और इसके बाद लेसर हिमालय से लघु हिमालय से शिवालिक पृथक होता है मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। और ये बाउंड्री फॉल्ट जो है दोस्तों, ये सिंधु के मैदान या पंजाब वाले एरिया से लेकर के मुख्यतः असम तक ही आपको देखने, मतलब ये जो ब्लॉक है आपको यहाँ पर ये फॉल्ट आपको देखने मिलता है पंजाब से लेके असम तक। जबकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व हमें देखने मिलता है कोशी नदी तक। कोशी नदी के बाद ये मर्ज हो जाता है। अगला जो पहलू है दोस्तों वो ये कि शिवालिक का जो निचला भाग है ये आपको देखने मिलेगा, शिवालिक का गिरिपथ वाला जो भाग है ये, और निचला भाग, यहाँ पे आपको भाबर का मैदान और तराई क्षेत्र देखने मिलता है। देखिए भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है, इसका जिक्र हम उत्तर भारत के जब मैदान पढ़ेंगे तो वहां पे हम करेंगे, क्योंकि भाबर, तराई और ये सारी चीजें हमें वहां पे हम विधिवत तौर पे इसका अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा कि भाई इसके भी निचले भाग में क्या पाया जाता है, इसका गिरिपथ क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सिंधु से तीस्ता तक का जो क्षेत्र है वो भाबर का मैदान कहलाता है, और भाबर के मैदान के बाद का जो भाग है दोस्तों वो तराई कहलाता है। देखिए कोई भी नदी जब आगे बढ़ती है तो वो अपने साथ में मलबा लेकर के जाती है। आप इसे कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक आपका पर्वत है। अब जब ये पर्वत आगे बढ़ता है दोस्तों, तो इस पर्वत में देखिए यहाँ से कुछ नदी निकल करके जा रही हैं और ये नदियाँ मलबा ले जाती हैं, तो इनके साथ में बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो जा करके एक समय के बाद जिस जगह पर रुक जाते हैं वो
भाग कहलाता है आपका भाबर, और उसके बाद जो नदी आगे बढ़ती है जल लेकर के, वो जल आपका कहलाता है तराई क्षेत्र। ये एक दलदली क्षेत्र होता है। जबकि भाबर कैसा क्षेत्र होता है दोस्तों? भाबर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़े बड़े, पूरे आप ये मान करके चलिए कि बड़े बड़े कमरों के बराबर, एक बिल्डिंग के बराबर तक के पत्थर वहां पर देखने मिलते हैं। वहां नदियां विलीन हो जाती हैं। इनकी चर्चा हम करेंगे आगे उत्तर भारतीय मैदान के अंतर्गत। बहरहाल यहाँ पे आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आप पूरा अपना एक बिल्डअप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो आपको यहाँ पर देखने मिला कि भाई अगर ये क्या है आपका शिवालिक है, तो इसके बाद का ये जोन कहलाएगा आपका इसका गिरिपद वाला। का मतलब है पहाड़ी का अंत, छोर, और पद का मतलब है पैर, तो उसका जो निचला भाग है ये कहलाता है भाबर, और भाबर के बाद का एरिया कहलाएगा तराई। तो आप दोनों नोट कर लीजिएगा कि शिवालिक का निचला भाग या गिरिपद वाला भाग भाबर प्रदेश है, और भाबर के भी दक्षिण में कौन है? उसके निचले भाग में तराई का क्षेत्र है। और सिंधु से तीस्ता के मध्य का क्षेत्र मुख्य तौर पर भाबर प्रदेश कहलाता है। सिंधु कहाँ है? पश्चिम में, और तीस्ता कहाँ है दोस्तों? पूर्व में है। तो इसके मध्य का जो क्षेत्र होगा वो भाबर होगा। मतलब हम इसको कुछ ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि शिवालिक के बाद का ये जो जोन है पत्थर वाला, ये हो गया आपका गिरिपद भाग भाबर, और भाबर के नीचे का भाग तराई कहला जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों अपने अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर, और वो ये है कि अब जब ये एरिया आपका कैसा है, यहाँ की मृदा बढ़िया है, यहाँ पे आप पा रहे हैं कि भाई ये वो क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों। शिवालिक में नोट कीजिएगा, बिल्कुल छपा छपाया क्वेश्चन रहने वाला है। सर्वाधिक वर्षा पूरे हिमालय की जितनी अभी तक की हमने सीरीज पढ़ी दोस्तों, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, हमने इतना कुछ पढ़ा, हम पाए कि वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो हमें देखने मिलेगी शिवालिक में। तो देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होने का कारण क्या है? वो प्रमुख कारण है दोस्तों कि जो गर्म हवाएं होती हैं, जो अपने साथ में जल लिए हुए होती हैं, जो वर्षा कराती हैं। देखिए बारिश वगैरह कैसे होती है, अभी हम जलवायु वाले सेक्शन में इसका अध्ययन विधिवत तौर पे करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम जल्दबाजी में किसी भी चीज़ को नहीं सीखेंगे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। तो बारिश कैसे होती है ये सब हम समझेंगे जलवायु वाले अपने चैप्टर में। अभी यहाँ पर हम इसे कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं कि वर्षा होती है, ये जलवाष्प ली हुई गर्म हवाएं होती हैं। जब ये किसी पर्वत से टकराती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं ऊपर जाते जाते, और फिर वहाँ पे वो अपना जल गिरा देती हैं। तो जब वो अपना जल गिराती है तो वहाँ पे बारिश होती है। तो आप पाएंगे कि भाई जो ये पहाड़ियाँ हैं ये आपके किस क्रम में थी, ये कुछ इस हिसाब से हैं, एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो सबसे पहले यहीं पर जब हवा जाती है दोस्तों ये गर्म, इससे टकरा करके, तो यहीं पर क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और ये बारिश अपना जल गिरा देते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा किसे मिली? शिवालिक को मिली। अब सर्वाधिक वर्षा प्राप्त हुई तो स्वाभाविक सी बात है वनाच्छादित भी होगा ये प्लेस, यहाँ पे वन भी अच्छे मिल जाएंगे, और वन अच्छे हैं, वर्षा अच्छी है, जमीन अच्छी है, भूमि अच्छी है, तो कृषि की भी असीम संभावना है। और कृषि की संभावना है का मतलब है कि सघन बसाव भी यहाँ पर देखने मिलेगा। देखिए सभी के सभी पहलू आपके यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? हम फिर से इसे रिपीट करें। शिवालिक में सर्वाधिक वर्षा, अब सर्वाधिक वर्षा है तो वन है, वन है तो आपका यहाँ पर देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है, आपका एक रहवास वाला एरिया हो सकता है। उसके बाद देखिए मिट्टी भी अच्छी है, यहाँ की मृदा भी ठीक है, चट्टान भी मुलायम है। और अगली बात यहाँ पे दोस्तों घाटी भी है, ये भी देखिए घाटी भी यहाँ पर है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि दो पर्वतों के मध्य का जो समतल संप्रदाय मैदान होगा वो घाटी कहलाता है। और अब घाटियां कौन सी दोस्तों? तो घाटियां हैं हमारी दून और द्वार। देखिए जम्मू दून भी है, दून के अंतर्गत देहरादून भी है, कोटली दून भी है, पाटली दून भी है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा दून है देहरादून, और यही देहरादून घाटी भी है। यही दून और आपके क्या है, यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान भी हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। शीतोष्ण घास के मैदान के रूप में भी पूछा जा सकता है, घाटी के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इनके आंसर टिक करने हैं कि भाई ये सब क्या है, यही शीतोष्ण घास के मैदान भी हैं और यही आपकी घाटी वगैरह भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये देहरादून सबसे बड़ा है। इसके बाद द्वार की बात करें तो हरिद्वार वगैरह आपको देखने मिलता है। तो ये घाटियाँ हैं दरअसल में, क्या है दोस्तों, देहरादून वगैरह घाटी है। यानी जो आज आप देहरादून देख रहे हैं ये घाटी, हरिद्वार घाटी है। यहाँ हम जाते हैं, हमारे ये पर्यटक प्लेस हैं, साथ में हमारे तीर्थ स्थल वगैरह भी हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो ये जो एरिया है ये घाटी वाला एरिया है, यहाँ पे ही सघन बसाव आपको देखने मिलता है और यहाँ पे कृषि की संभावना है दोस्तों। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर भी मानव की ये प्रकृति है, मानव की प्रकृति नहीं दोस्तों, वास्तव में देखिए सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। सर्वाइव होगा ही वहीं पर जहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएं। पानी मिल गया, साथ में वहाँ पर मिट्टी अच्छी मिल गई,
कंडीशन बहुत अच्छी मिल गई, घाटी है तो रहवास मिल गया, ऐसा नहीं है कि किसी ढलान पर है आप, एक समतल संप्रदाय, एक मैदान है जिसे हम घाटी कह रहे हैं, दो पर्वतों के बीच का एरिया। तो कुल मिलाकर के आपको एक अच्छा प्लेस मिला। इसके अलावा शीतोष्ण घास के मैदान है, तो देखिए चारागाह का भी विकास है, और चारागाह का विकास है तो पशुपालन अच्छा हो सकता है, और पशुपालन अच्छा हो सकता है तो स्वाभाविक सी बात है कृषि भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए आप देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला है हमारा कि तीस्ता और रैदाक के मध्य ये जो शिवालिक है ये आपका अदृश्य होते हुए नजर आता है दोस्तों। 90 किलोमीटर का एक गैप है जो अदृश्य है। देखिए इसे हम अच्छे से समझते हैं। वास्तव में हमने जिस शिवालिक को देखा दोस्तों, ये पश्चिम से जब प्रारंभ होता है पूर्व की ओर जाता है तो एक श्रेणीबद्ध एक क्रम में है, ठीक है। मतलब जब आप इसे पूर्व में लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोसी नदी तक, नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी जो बिहार में चली जाती है, यहां तक तो आप पाएंगे ये पूरा एक सीक्वेंस में है, और यहां तक ये लघु हिमालय से भी ज्यादा अच्छा है। मतलब लघु हिमालय हमें कैसा देखने मिला, वृहत हिमालय हमें एक श्रेणी के रूप में देखने मिला, इसके बाद लघु हमें टुकड़ों में देखने मिला दोस्तों। जबकि जब हम शिवालिक की बात करते हैं तो नेपाल की कोशी नदी वाले ब्लॉक तक, यहां तक तो ये एकदम श्रेणी में है, पर यहां से ये ब्रेक हो जाता है। और इसके पहले भी इसे नदियां खंडित करके रखी हुई, नदियों ने इसे तोड़ा है, बहुत सारे भाग इसके अलग अलग हैं। पर इसके आगे दोस्तों यदि हम बात करें तो तीस्ता से लेकर के आपका रैदाक नदी तक के जो बीच का एरिया है, लगभग 90 किलोमीटर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये बिल्कुल अदृश्य हो जाता है शिवालिक। यहाँ समझ में ही नहीं आता कि शिवालिक है भी कि नहीं है। तो शिवालिक का अस्तित्व यहाँ पर नहीं रह जाता, पर आगे चल करके हमें फिर से शिवालिक मिल जाता है, और फिर आगे हमें ये टुकड़ों में मिलता है। इसके टुकड़े हैं दोस्तों DMAM, दाफला मिरी अबोर मिश्मी। देखिए इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में DMAM नाम से जनजातियां भी रह रही हैं। वास्तव में इन्हीं जनजातियों के नाम के आधार पर ही इन पर्वत श्रेणियों का नामकरण भी कर दिया गया है, क्योंकि ये इसी श्रेणी में रह रहे थे, इन्हीं पर्वतों में रह रहे थे, इनका ये निवास स्थल था, तो इसका नामकरण भी इन्हीं के नाम के आधार पर कर दिया गया। तो DMAM नोट कर लीजिएगा। दफला मिरी अबोर मिश्मी किसका भाग है, हिमालय का ही भाग है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तो इसका अधिकतम विस्तार आपका कहां तक देखने मिला, ये आपके दिहांग गॉर्ज तक। दिहांग दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवेश है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर एक गॉर्ज बनता है, जैसे हमारा यहाँ पर हमें देखने मिला बुंजी के पास में सिंधु गॉर्ज, ऐसे वहां पर दिहांग गॉर्ज है, जिसे कोरबा गॉर्ज भी कहा जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इस तरीके से आपने शिवालिक का अध्ययन यहाँ पर किया। शिवालिक से जुड़े हुए लगभग सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमने लगभग सब कुछ शिवालिक के विषय में यहाँ पर कवर किया हुआ है दोस्तों। बस आपका अब यहाँ पर नैतिक कर्तव्य है, आप इसमें रिवीजन करते चले जाइए, और इसे जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके आप वैसा मैप बनाते चले जाइए। जैसे हमने यहाँ पर मैप बनाया हुआ है दोस्तों, तो आप इसमें और भी अच्छा कर सकते हैं। आप इसमें घाटियां प्रदर्शित कर सकते हैं, और जब जिसकी चर्चा हो रही है उसी को वहां पर प्रदर्शित करें। जैसे अभी शिवालिक की बात है तो आप वृहत, और मान लीजिए जैसे ये डार्क है आपका लघु वाला, इसको इतना मत कीजिए, इसको लाइट रखिए, आप शिवालिक पे चर्चा कीजिए। शिवालिक में जैसे हंडवा श्रेणी है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं दोस्तों। यूपी में गोरखपुर वाला जो ब्लॉक है, यहाँ पे हंडवा श्रेणी पाई जाती है। आगे नेपाल वाले ब्लॉक के जो भाग है दोस्तों, यहाँ पे आप पाएंगे चूरिया मुरिया श्रेणी पूर्व में पाई जा रही है। तो ये सारी चीजें भी आप नोट कर सकते हैं, ये सभी शिवालिक के अंतर्गत ही आती हैं। हंडवा श्रेणी हो गई, चूरिया मुरिया हो गई, DMAM हो गया, दफला मिरी अबोर मिश्मी, और तनाव मत लीजिएगा, इन सभी को हम पढ़ेंगे। अभी हम पूर्वोत्तर की हिल्स में या पहाड़ियों में हम DMAM को सम्मिलित करेंगे, और सभी प्रकार की जितनी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हम उनका अध्ययन भी करेंगे। तो यहाँ पर आज आपका हिमालय से जुड़े हुए शिवालिक और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कंप्लीट होता है। अर्थात दोस्तों आज हमने हिमालय का जो प्रारंभ किया हुआ था आज से 4 वीडियो पहले उस लेक्चर में, कि हिमालय का एक विभाजन किया हमने, ट्रांस हिमालय को पढ़ा, काराकोरम लद्दाख जास्कर को पढ़ा, उसके बाद हम वृहत में आए, फिर हमने लघु को पढ़ा, और आज हमारा यहाँ पर शिवालिक तक की यात्रा कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी दोस्तों, उस पे हमारे अब इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हिमालय की नदियों के आधार पर विभाजन का, और उसके उपरांत हमारी एक लेक्चर हम लेकर के आएंगे पूर्वोत्तर हिल्स यानी कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों के बारे में, उसमें अध्ययन होगा। और उसके बाद इसी हिमालय के महत्वपूर्ण हिमनद, महत्वपूर्ण घाटियां, महत्वपूर्ण दर्रे, हम सभी को बारी बारी से आपके सामने लेकर के आएंगे। आप बस पढ़ते चले जाइए, आप विश्वास कीजिए ये विषय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और जैसे ही ये विषय कंप्लीट होगा हम दूसरे विषयों को भी इसी तरह से एक क्रमबद्ध रूप में आपके सामने लाएंगे, पूरी कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल डिटेल के साथ, यानी कि उसमें कॉन्सेप्ट भी होगा और फैक्ट भी होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।